Hello everyone, I welcome you all to our one short revision of chapter number 8. क्या है चैप्टर नंबर 8? तो भाई साहब चैप्टर नंबर 8 है एनालिटिकल प्रोसीजर। जी हां, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट का हथियार है। अपने साथ हथियार हुआ करते थे इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बाद कौन सा आया? एनालिटिकल प्रोसीजर। सर क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का तो सबसे तगड़ा हथियार है ही है। साथ में जब हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं उसमें भी हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के तौर पर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, आज एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना, ये आपके स्टेज 1 ऑफ ऑडिट में भी आता है, स्टेज 3 ऑफ ऑडिट में भी, यानी सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी ये आता है। तो ये हर जगह आरएपी में भी है, एफएपी में भी है। अब इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत थोड़ा बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है उसमें ये कैसे काम आता है। क्यों सर यहां पे हम थोड़ी बात क्यों करेंगे इसके बारे में, स्टेज 1 के बारे में थोड़ी बात क्यों करने वाले हैं? क्योंकि उसके बारे में मेजर बात चैप्टर 4 में की गई है। ठीक है, चैप्टर 4 के वन शॉट में आपको मेजरली मिलेगा कि यार ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के हिसाब से 315 के हिसाब से, ऐसे 315 के हिसाब से कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो यहां पर भी है। मेजर अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेजर अपन लोग बात करने वाले हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। यानी सर ये एकदम एंड है ऑडिट का, इसके बाद ऑडिट में कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद तो ऑडिट हो जाती है और ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, ये बचता है। तो ये सबसे आखिरी में ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगते हैं। टॉपिक्स देखें, मीनिंग देख लेंगे। मीनिंग हम पहले भी कर चुके हैं, हम अभी भी वापस करेंगे। पर्पस टाइमिंग सर आप 315 यानी स्टेज 1 पे लगाओ या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे स्टेज 2, 3 पे भी लगा सकते हो। फिर मैंने आपको बोला कि सर मेजरली हम बात किस पे करने वाले हैं? हम सर स्टेज 3 पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टेज 1 जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है उस पे बात नहीं करने वाले। फिर कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर कब सूटेबल रहेगा उस पे बात करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एनालिसिस तो तब करोगे जब डेटा सही होगा, तो उस पे बात करने हैं। इवैल्यूएशन, अमाउंट ऑफ डिफरेंस, इन्वेस्टिगेशन। छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। जी हां, आप सिर्फ यहां से पढ़कर आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हो। जी हां, यहां से पढ़कर आप पूरा का पूरा चैप्टर यहां से पढ़कर आप एग्जाम के लिए तैयार रहोगे, कोई तकलीफ नहीं है। फिर बोल रहा हूं, हर चैप्टर के लिए मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन चैप्टर 6, 7, 8 तुम बिल्कुल यहां से कर सकते हो। इसके बाद अपन जब जाएंगे, अपन ऑडिट रिपोर्ट पे जाने वाले हैं, वो आपको बुक से करना पड़ेगा। बैंक ऑडिट पे जाने वाले हैं, वो आप सिर्फ यहां से जितना पढ़ोगे उतना सफिशिएंट है। चैप्टर 4 करने वाले हैं, बुक से करना पड़ेगा। लेकिन फिर 9 और 13 करने वाले हैं, सर वो आप यहीं से कर लो। ऐसे करोगे तो बहुत स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करने वाले हो। तो आइए आइए बेटा जी, आइए और अपन स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जी हां, बिल्कुल बच चुका है एनालिटिकल प्रोसीजर का। तो यार ये डेफिनेशन याद करनी है। ये डेफिनेशन में क्या है? इवैल्यूएट करते हो सर आप, एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो? इवैल्यूएट कर रहे हो। किसको? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सर इंफॉर्मेशन सिर्फ फाइनेंशियल होनी चाहिए क्या? जी हां, इंफॉर्मेशन सिर्फ फाइनेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसीलिए आप यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इवैल्यूएशन करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सर ये कैसे करेंगे? सर आप स्टडी करोगे या एनालिसिस करोगे? आप क्या कर रहे हो? स्टडी या एनालिसिस कर रहे हो। पहले आपने स्टडी वर्ड पढ़ा हुआ है यहां पे एनालिसिस की जगह, इसीलिए मैंने बोला आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। इवैल्यूएट कर रहे हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कैसे कर रहे हो? एनालिसिस करके या स्टडी करके। किसको? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। किसमें? अब बहुत ध्यान से देखना, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में हो सकता है। जी हां, डेटा इन अ मीनिंगफुल वे इज इंफॉर्मेशन। तो डेटा फाइनेंशियल भी हो सकता है या नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। डेटा फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही चाहिए। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नाटक नहीं है, क्योंकि ऑडिट इज एन
एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डनाडन डनाडन, पक्का डेफिनेशन याद होगी क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। ऑडिट इज एन, ये तो पता ही है, इवैल्यूएट करेंगे, किसको करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को करेंगे, कैसे करेंगे, स्टडी एनालिसिस करके, किसकी प्लॉजिबल रिलेशनशिप की स्टडी एनालिसिस करके, किसमें प्लॉजिबल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। बोलो बोलो बोलो, याद हो गया क्या? पॉज कर दो और याद कर लो, फिर आगे चलते। सर क्या इतना ही काम करते हैं? नहीं सर, इसमें 2 काम और करते हैं, ठीक है। 4 नंबर के लिए डेफिनेशन अगर आती है तो 2 नंबर जो अभी अभी पॉइंट 1 हम लोगों ने पढ़ा है उसके लिए आता है। बाकी सर एनालिटिकल प्रोसीजर में हम और क्या करते हैं? सर हम कंसिडर करते हैं कंपैरिजन को, हम कंपेयर करते हैं डेटा को। इसका मतलब डेटा को कंपेयर किया जाता है। एक दूसरे के साथ डेटा को क्या किया जाता है बेटा? कंपेयर किया जाता है ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद एंड एज वेल एज कंसिडरेशन। किससे हम डेटा को कंपेयर करेंगे सर? सर आपकी मर्जी, आप अपने डेटा को इंडस्ट्री के डेटा से कर लो या अपने ही पिछले साल के प्रायर पीरियड के डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर कर लो। एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहां पे पढ़ा था, ये देखो कि सर नॉन फाइनेंशियल डेटा भी काम आता है। तो उससे क्या उम्मीद है कि नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या होता है कि सर मैंने इसको सीईओ अपॉइंट किया, इज द नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब वो कौन बंदा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इससे क्या रिजल्ट है। और क्लाइंट एंड ऑडिटर डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से आपने बजटिंग की है, फोरकास्टिंग की है, उसकी बातें कर रहा है। तो आप इन सभी से कंपैरिजन अपने को कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520, एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 ये बोलता है सर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को कहां कहां यूज कर सकते हो। तो ये बोल रहा है आप एनालिटिकल प्रोसीजर को सर एज अ एसएपी यानी स्टेज 3 में यूज कर सकते हो। मैं अब जिन बच्चों को स्टेज 3 नहीं पता है वो बच्चे शायद मेरे से पढ़ के नहीं आए हुए हैं। अगर तुमको जानना है ना बेटा तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का जो वन शॉट है एक बार उसको देख लेना, उसमें मैंने आपको स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 अलग अलग बताया हुआ है। तो इसको मैं स्टेज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर स्टेज 3 में काम आता है नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, क्योंकि मैंने ये बोला इसके बाद तो सर ऑडिट में कुछ बचता ही नहीं है, इसके बाद तो ऑडिट रिपोर्ट ही बनती है। इसके बाद तो ऑडिट रिपोर्ट ही बनती है ना। चलो, और क्या सर हम सिर्फ स्टेज 3 में करते? नहीं सर, एनालिटिकल प्रोसीजर स्टेज 1 में एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो लगता ही है। तो ये देखो यहां पे लिख दिया इसने एज आरएपी, एनालिटिकल प्रोसीजर एज आरएपी विच इज स्टेज 1। ठीक है, क्यों लगाते हैं सर, क्यों करते हो आप ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के? क्या हासिल करना चाहते हो सर? ऑब्जेक्टिव है एनालिटिकल प्रोसीजर का कि ऑब्टेन करें रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस जब एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किया जा रहा है, एंड डिजाइन परफॉर्म करें एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो स्टेज 3 में होता है, एंड होता है नियर द एंड ऑफ ऑडिट, ताकि इसके बाद क्या हो सके, ओवरऑल कंक्लूजन बना सके। एंड के बाद तो क्या होगा, ऑडिट खत्म हो गई तो ओवरऑल कंक्लूजन ही होगा। तो इसके लिए डन 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 डन, ओके डन। पर्पस टाइमिंग कब करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है तो सर कब लगाना है, पर्पस क्या है और कब लगाएं, 2 सवाल है। तो सर इसमें आप क्या करोगे, सर आप कंपेयर करोगे रिश्ते नाते, ठीक है, कंपेयर करोगे रिलेशनशिप टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ डेटा, अकाउंटिंग बैलेंस या अदर जो भी डेटा है उसमें आपस में कोई रिश्ते नाते हैं क्या। तो इस पहले पॉइंट का क्या मतलब, डेटा में आपस में क्या रिश्ते नाते हैं। सर डेटा में आपस में रिश्ते नाते मतलब एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल जीपी रेशो इक्वल्स टू जीपी अपॉन भगवान आ जाए, आंसर आ जाए, नहीं तो बच्चे के सामने बेइज्जती हो जाएगी, टर्नओवर इनटू
100 सौ टर्नओवर, नेट टर्नओवर लिखते हैं। अरे ठीक है रे, इतना आता है ना जीपी, मैंने कोई एकदम से तगड़ा वाला रेशियो तो नहीं लिया। लेकिन क्या ग्रॉस प्रॉफिट और टर्नओवर में कोई रिश्ता है? जी हाँ सर, बिल्कुल रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते नाते को आप कंपेयर करते हो एक दूसरे। पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, इस साल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इन चीजों को आप सोचते हो। इससे क्या होगा, ये करके क्या होगा? तुम पिछले साल से इस साल के डेटा को क्यों कंपेयर करना चाहोगे? सर देखना चाहेंगे ना हम कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, कैसा रहा है, तो और कोई गड़बड़ तो नहीं है। हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर, कुछ अलग ही चल रहा है मामला, या मिस्टेक्स इन अकाउंट्स, ये पता लग जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनालिटिकल प्रोसीजर का सबसे बड़ा काम ही यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार दो बार रिपीट कर लो। अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर, मिस्टेक्स इन अकाउंट। अनयूजुअल स्टेट्स ऑफ अफेयर, मिस्टेक इन अकाउंट। पॉज करके एक बार रिपीट कर लो बेटा, ये शब्द मेरे को चाहिए आपके एग्जाम में एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। ये बहुत ही ज्यादा, जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर लिखोगे ये लिखने पड़ेंगे, ये लिखने पड़ेंगे। सर इसको किधर करें? ओवरऑल टेस्ट आप चाहो तो इंटर या इंट्रा, इंफ्रा नहीं, इंट्रा, 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 इंटर या इंट्रा फर्म, इंटर या इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ ट्रेडेड रिजल्ट। विद इन द फर्म आप कंपेयर कर सकते हो, या अमंग्स वेरियस फर्म्स आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मिसस्टेटमेंट मिल गई तो कारण ढूंढो, क्यों आई है मिसस्टेटमेंट, और क्या अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया, मतलब क्या फ्रॉड की संभावना है। ठीक है, क्या फ्रॉड की, क्या फ्रॉड की संभावना है, ये भी हम देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई बिलीव, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। कब करें? देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पर्पस की। क्यों? क्यों एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन समझने जरूरी है बेटा। एग्जाम में अगर केस स्टडी फॉर्म में घुमा के दिया तो सवाल समझना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाके जवाब आएगा। जवाब इजी है। कब एनालिटिकल प्रोसीजर्स कब लगाते हैं? ठीक है, वहां पे क्या था पहले, क्यों लगाते हैं। ठीक है, यहां पे था क्यों लगाते हैं, और यहां पे कब लगाते हैं। तो सर कब कब लगाओगे? हम स्टेज 1 में लगाएंगे, हम आरएपी के टाइम लगाएंगे। स्टेज 2 एंड 3 तो दोनों ही क्या हो गया, एफएपी। ठीक है, स्टेज 2 क्या हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेज 3 क्या हो गया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। जहां आपकी मर्जी वहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लगाओ। मतलब सर प्लानिंग, जब आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो यानी स्टेज 1 कर रहे हो, टेस्टिंग और कंप्लीशन फेज, तीनों ही फेजेस में प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। ठीक है, प्लानिंग 315 हो गया, टेस्टिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गया, कंप्लीशन ऑडिट का एंड है कि ऑडिट खत्म हो गई। हर जगह आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हो। अब मैंने आप लोगों को बोला था, इस अभी स्टार्टिंग में ही आप लोग को मैंने बोला था कि देखो भाई, इस बार है ना अपन मेजरली एसएपी के बारे में बात करेंगे, मेजरली इसी के बारे में बात करेंगे। क्यों सर? बिकॉज आरएपी वाले एनालिटिकल प्रोसीजर्स को चैप्टर
2 and 3 में डिस्कस किया है। ये चीजें क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि बेटा ये सब है ना, आपको एक क्लैरिटी देते हैं, आपको समझाते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही है, किधर किधर कैसे कैसे ये पढ़ाई घूम रही है। तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जब भी मैं सब्सटैंटिव की बात कर रहा हूं यार एक बार याद करो, सब्सटैंटिव की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सर देखो हमारे ऑडिट, एक बार रिवीजन ही है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना, ठीक है, वो या तो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे लगाते हो, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में एक आप इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चैप्टर 2 and 3 में बात करते हैं। तो एक तो आप ऑडिट यहां पे लगाते हो, इसके अलावा सर और किधर? सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मैं यहां पे लिख देता हूं सर इंक्वायरी है मेनली, ठीक है, इंस्पेक्शन है सर, ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन चौथा वाला जो है ना वो है रीपरफॉर्मेंस। तो सर आप तो एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में बोल रहे थे, जी हां ये 4 मेन है, लेकिन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहां पर हम बेटा इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको ऐसे करते हैं कलर, ठीक है, यहां पे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एसएपी के बारे में दिख रहा है क्या तुमको? हाँ दिख रहा है। एसएपी के बारे में हम इस चैप्टर में मेजर बात कर रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे कैसे ये घूमा है। क्लियर? ठीक है, आ जाओ। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर असर्शन लेवल पे आप टीओडी, एसएपी या दोनों कर सकते हो। आप सिर्फ चाहो तो टीओडी कर लो, सिर्फ चाहो तो एसएपी कर लो, जनरली दोनों कर लिया जाता है, चाहो तो दोनों कर लो। विच प्रोसीजर, कौन सा करें सर? ठीक है, ये ऑडिटर के जजमेंट पे होता है, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है, देखो इंक्वायरी कर सकता है क्या? जी हां सर, इंक्वायरी तो कर ही सकता है, ठीक है। ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या कर सकता है बेटा? इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने किए, ऑडिटर से पहले मैनेजमेंट ने भी ये प्रोसीजर्स किए होंगे। ऑडिटर से पहले मैनेजमेंट ने भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए होंगे। ठीक है, इन्होंने भी लगाए होंगे भाई। रेशो वेशो तो ये लोग भी करते ही हैं, ठीक है। फैक्टर्स, अब मैं ये एनालिटिकल प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ फैक्टर्स जिनको कंसिडर करना है। देखो यार, रेशो की बात करते हैं, रेशो एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, ट्रेंड एनालिसिस एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एक एनालिटिकल प्रोसीजर, कोई भी लगाओ इन सबको। रेशो लगाने के लिए चल भाई एक करंट रेशो निकाल, सीधा सवाल क्या किया कि भाई जा करंट रेशो निकाल, चलो निकालो करंट रेशो, अरे निकालो करंट रेशो निकालो यार। अरे बच्चे कैसे करंट रेशो नहीं सर, किस करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में डेटा तो दो, करंट रेशो निकालो। करंट रेशो मतलब बिना डेटा नहीं निकाल सकते क्या तुम लोग करंट रेशो? हैं क्या बात कर रहे हो? तो जब तक डेटा अवेलेबल नहीं होगा ये रेशो बकवास है। आप एनालिटिकल प्रोसीजर ही नहीं लगा सकते जब तक डेटा अवेलेबल नहीं होगा। सर
सर मैं तुमको बताता हूं, रिलायंस का करंट एसेट लिखो 5,000 करोड़, करंट लायबिलिटी लिखो 2,500 करोड़, निकालो। सर ये रिलायंस का ये नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूं 5,000 करोड़ है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, और करंट लायबिलिटी एग्जैक्ट टू द पॉइंट 2,500 करोड़ है। लो निकालो। सर आप कुछ भी डेटा दोगे हम मान लेंगे क्या? डेटा रेलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए। इररेलेवेंट अनरिलायबल डेटा अगर हुआ ना तो बकवास है, काम ही नहीं आएगा। ठीक है, डनाडन, पक्की बक्की पक्की बात। पहला फैक्टर, डेटा अवेलेबल होना चाहिए और रेलेवेंट रिलायबल होना चाहिए। फिर जितना ज्यादा बारीकियां आपको पता लगे डेटा में उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसा ऑडिटर की नजर से सोचो बेटा, आपको अगर डेटा दे दिया, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल अभी भी ले रहा हूं, कि आपको मैंने या तो बता दिया टोटल सेल्स बता दिया, या मैंने आपको टोटल सेल्स बता दिया 10 लाख रुपए की मेरी टोटल सेल है, या फिर मैंने आपको बोला कैश सेल्स मेरी 3 लाख रुपए की है, क्रेडिट सेल्स मेरी 7 लाख रुपए की है। विच इज बेटर? मैंने बताया 10 लाख का ही है कि 10 लाख, या तो मैंने एक अमाउंट आपको बता दिया या इस अमाउंट का बाइफरकेटेड फिगर्स आपको दे दिए। एज अ ऑडिटर तुम ज्यादा खुश कहां पे रहोगे? ऑब्वियसली सर, जितने ज्यादा डिटेल्स मुझे पता होंगी, जितना बाइफरकेशन पता होगा उतना बेहतर है। और यही बात, इसी बात को बोलते हैं डिसएग्रीगेशन। यानी डिसएग्रीगेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। डिसएग्रीगेशन का क्या मतलब होता है बेटा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन है अवेलेबल डेटा में उतना बढ़िया। ठीक है, जितना ज्यादा डिसएग्रीगेट कर सकते हो, जितना ब्रेक डाउन कर सकते हो डेटा को, उतना बेहतर है। अब सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर में कहां कहां लगा सकता हूं? भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाता है ना तू रेशो। सिर्फ अभी रेशो की एग्जांपल ले, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, while learning keep only ratios इन माइंड। रेशो भी रख सकते हो, ट्रेंड भी रख सकते हो, लेकिन रेशो वाले एग्जाम्पल को दिमाग में रखो। तो सर रेशो तो हम हमारे इनकम स्टेटमेंट के भी निकाल सकते थे रेशो। आज ये जीपी रेशो इनकम स्टेटमेंट का है सर, मैं तो बैलेंस शीट का भी निकाल सकता हूं। करंट एसेट करंट रेशो बैलेंस शीट का है। इनकम स्टेटमेंट प्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शंस देते हैं। एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन पूरे साल भर के पूरे साल भर के। लेकिन वही बैलेंस शीट की अगर सर मैं बात करूं ना, बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं ना, तो सर ये नेट ऑफ ट्रांजैक्शन देते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जनरली। वैसे तो क्वार्टर एंडिंग भी, वैसे तो आप किसी भी तारीख का निकाल लो, लेकिन जनरली अपन रेशो वेशो निकालते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं तो 31 मार्च का ही निकलता है। उस दिन की क्या सिचुएशन है वो पता लगती है। सर अब आपने पहला पॉइंट बताया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब मेरे को डेटा लाना है, कहां से लाऊं? सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन सोर्सेज बेटर है नॉन रूटीन सोर्सेज से, मतलब जहां से जनरली हमेशा डेटा उठाते हैं हम लोग, वो बेटर है। आजकल अभी अपन वो सुनते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? कि सर उसमें सब लोग ज्ञान देते रहते हैं, कुछ भी दिख रहे हैं। आज आप लोग को बहुत सचेत किया जाता है बेटा, डोंट बिलीव ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स और द न्यूज आइटम्स व्हिच हैज बीन सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप या वाया व्हाट्सएप। ठीक है, क्यों? क्योंकि है ना यहाँ के डेटा रिलायबल नहीं है, रिलायबल, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, इसीलिए ये नॉन रूटीन सोर्सेज है। रूटीन सोर्सेज आप कोई न्यूज़पेपर से उठा रहे हो डेटा, ठीक है। आज हम हमारे पॉलिटिशियंस को देखते हैं, वो लोग डिबेट करते हैं, देखा करो बेटा, देखा करो, ठीक है, कि वो डिबेट में कई बार है ना वो कोई एविडेंसेस प्रूव करते कि ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वो एविडेंसेस का सोर्स देखो, हमेशा हमेशा जो सोर्सेज होंगे ना वो कोई एक्स्टेब्लिश्ड सोर्स से वो डेटा उठाते हैं, क्योंकि अगर अनस्टैब्लिश यानी नॉन रूटीन सोर्स से उठाया तो वो डेटा गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। जस्ट इमेजिन अगर सरकार गलत डेटा पे पॉलिसीज बना ले, बेड़ा गर्क हो सकता है बेटा किसी भी इकोनॉमी का। इसीलिए जब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो रूटीन सोर्सेज आर
ऑलवेज बेटर देन नॉन रूटीन सोर्सेज। जितना ज्यादा आपके डेटा प्रिडिक्टेबल रहेगा उतना बेहतर है। प्रिडिक्टेबल कब रहेगा डेटा? इस डेटा को देखकर मैं भविष्य को कब प्रिडिक्ट कर सकता हूं? मैंने देखा कि सर इस साल ऐसा हुआ है, कोई भी चीज ले लो, करंट एसेट ऐसा आया, जीपी रेशियो ऐसा आया, क्या मैं इससे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो बेहतर है। कब कर पाऊंगा सर? जब मैं, जैसे ट्रेंड एनालिसिस है, मैं ट्रेंड देख रहा हूं सर ऐसा 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 जा रहा है, जब ट्रेंड ऐसा 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 जा रहा है तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन सर कभी ट्रेंड ऐसे है, कभी वैसे है, कभी ऐसे है, कभी वैसे है, तो शायद मैं प्रिडिक्ट, लेकिन सर अगर ऐसे ही ऐसे चल रहा है तो कर ही सकता हूं, है ना। लेकिन कभी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, मैं पता नहीं लगा पा रहा, कोई ट्रेंड नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ असर्शन। असर्शन कौन किसको देता है? मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को। तो मोर एविडेंस फॉर असर्शन, इसको एनालिटिकल प्रोसीजर एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर भी काम आता है असर्शंस के लिए। इसका मतलब ये हुआ। एज अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस भी काम आता है। अब इनहेरेंट रिस्क याद है क्या? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, 3 रिस्क याद है क्या? तो इनहेरेंट रिस्क, या जिसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा, व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क का एक और नाम व्हाट कुड गो रॉन्ग, कि ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ जाएगा। तो कंसिडर द नेचर ऑफ ROMM इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ SAP कैन बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। जब इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तब तो TOD करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब सिग्निफिकेंट रिस्क को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि रिस्क है बहुत ज्यादा, तो सिर्फ SAP अनलाइकली टू बी सफिशिएंट, TOD करना ही पड़ेगा। पहले शुरू में देखा था ना हमने कि सर सिर्फ TOD कर लो, सिर्फ SAP कर लो, दोनों करना है तो दोनों कर लो बेटा। लेकिन जब इनहेरेंट रिस्क जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क मिल चुके हैं, तब तो TOD करना ही पड़ेगा। आया समझ में? तो आइए टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सुनो, इसको बुक से पढ़ना। कॉन्फी क्या होता है? बेटा टेक्निक्स 4 नंबर पे सवाल आता है, वो इतना सा पढ़ के हो जाता है। लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट MCQ में जैसे ट्रेंड एनालिसिस के बारे में कुछ लिखा है, रेशो के बारे में, रीजनेबल टेस्ट उल्टा हो जाता है ट्रेंड का। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ दी हुई है, एक एक दो दो लाइन है, उसको करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आप जरूर पढ़ लेना। MCQ करेक्ट इनकरेक्ट। तो मेजर SAP ट्रेंड, रेशो, रीजनेबलनेस टेस्ट की आप रीजनेबलनेस में आप नॉन फाइनेंशियल डेटा पे भरोसा करते हो, जैसे इंटरेस्ट रेट, ताकि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये इंटरेस्ट इनकम इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना, दिस इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर नॉन फाइनेंशियल डेटा एग्जांपल, यहां नॉन फाइनेंशियल डेटा से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। ठीक है, रीजनेबलनेस टेस्ट में ये होता है। और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, ये कॉमन है, और भी है लेकिन ये कॉमन है। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में क्या है कि सर आप एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हो दोनों से, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा। लेकिन ये डेटा कब का होना चाहिए? प्रायर अकाउंटिंग पीरियड
का होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, प्रिडिक्ट कर सको करंट अकाउंट बैलेंस को। एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन भी आप ध्यान में रखेंगे, लीनियर रिग्रेशन इसका एग्जाम्पल है। पिछले साल के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके इस साल या आगे को आप प्रिडिक्ट करना चाहोगे, स्ट्रक्चरल मॉडल आप इसका क्रिएट करोगे। डनाडन, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी यूज एज सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट मतलब सर वही सब्सटेंटिव टेस्ट यानी स्टेज 3। तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट स्टेज 3। तो जब हम डिजाइन कर रहे हैं, हम कौन, ऑडिटर, ऑडिटर ही डिजाइन करेगा भाई, एक ऑडिट प्रोसीजर है तो ऑडिटर ही तो डिजाइन करेगा। तो जब ऑडिटर डिजाइन कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है एसएपी को, ठीक है, एसएपी को, अब चाहे तो वो एसएपी को अलोन ही करे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना कि चाहो तो सिर्फ एसएपी कर लो, चाहो तो सिर्फ टीओडी कर लो, चाहो तो दोनों। बस टीओडी हम पक्का पक्का कब करेंगे, जब सर रिस्क वगैरह ज्यादा है, तो या तो अलोन कर लो या कॉम्बिनेशन विद टीओडी कर लो। तब ऑडिटर क्या करेगा, अब बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्यों सर, 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये समझ में आ गया, यानी चैप्टर समझ में आ गया। 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट, ऊपर वाला ही कॉमन है, ऊपर वाला देखो इस पेज का और उस पेज का एकदम सेम है, ठीक है, तो ये एकदम सेम है। ठीक है, ये वाली चीज एकदम सेम हो गई। तो सबसे पहले जब आप एसएपी कर रहे हो, चाहे अकेले करो चाहे कॉम्बिनेशन में टीओडी करो, 4 नंबर के लिए जो सबसे ज्यादा सवाल भी आता है वो आपको दिमाग में रखना है। सोचो, वापस से सोचो, रेशो को, आपको रेशो लगाना है, ठीक है, ऐसे थोड़ी लगा लेंगे। क्या रेशो हर जगह लग सकता है? आज करंट एसेट टू नेट प्रॉफिट रेशो है सर, कोई मतलब ही नहीं है इस रेशो का, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप रेशो लगा लो, कोई आंसर आ जाएगा, लेकिन इस आंसर का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो सर सबसे पहले एक बात समझ में आती है, हर एनालिटिकल प्रोसीजर हर सिचुएशन में काम नहीं करता है। तो सबसे पहले डिटरमाइन करो सूटेबिलिटी फॉर गिवन असर्शन, कि क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर काम भी करेगा, टेकिंग अकाउंट ऑफ असेस्ड आरओएमएम एंड टीओडी फॉर दीज, कितना रिस्क है, कितना डिटेल में जाना है। यहां पे क्या है, सोचो, सोचो क्या, सोचो कि क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर ठीक रहेगा, सूटेबल रहेगा, ठीक है, ये सोचो, क्योंकि हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं रहता। एक बार आपने ये सोच लिया, उसके बाद मान लो आपने कि हाँ यार इस सिचुएशन में ये वाला एनालिटिकल प्रोसीजर रेशो सही, ठीक है, आपने सोच लिया। अब रेशो के लिए आपको क्या चाहिएगा, डेटा चाहिएगा, रेशो कैलकुलेट करना है तो दूसरा क्या चाहिएगा, डेटा चाहिएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा भरोसे लायक भी है या नहीं, टेकिंग अकाउंट ऑफ कहां से आया है, किस नेचर क्या है, रेलेवेंट है, कंपेरेबल है, ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स ओवर पॉपुलेशन, डेटा हमारा सही है या नहीं, ये डेटा सही है या नहीं। दूसरा दूसरा पॉइंट, डेटा सही है, ये तरीका एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल है, डेटा सही है या नहीं। तीसरा, अब 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 एक बार तुमने रेशो देख लिया, उसके लिए डेटा आ गया, रेशो निकाल के क्या करते हो, ट्रेंड निकाल के क्या करते हो, सर हम एक उम्मीद बनाते हैं, आज करंट एसेट्स है, ठीक है, करंट रेशो है, तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द आइडियल करंट रेशो, तुम बोलते हो सर 2:1, व्हाट इज द आइडियल क्विक रेशो, सर तुम बोलते हो 1:1। तुम्हारे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सपेक्टेशन आपको बनानी है। तो तीसरे पॉइंट में डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अमाउंट्स या रेशियोज, ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज टू इवैल्यूएट वेदर एक्सपेक्टेशन सही है क्या, टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट, एक उम्मीद बनाओ और
अमाउंट्स या रेशोज को उस उम्मीद से चेक करो कि क्या उम्मीद के आसपास भी है या नहीं है, कुछ और ही चल रखा है। और क्या एग्जैक्ट आपने जैसे 2:1 करंट रेशियो बोला, एग्जैक्ट टू द पॉइंट 2:1 आएगा? नहीं सर, एग्जैक्ट आ भी सकता है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 2:1, एग्जैक्ट 5,000 करोड़ अपॉन 2,500 करोड़ एग्जैक्ट है, 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता है ना, इतना बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेज है। तो मतलब कुछ डिफरेंस होगा सर। 5,000 अपॉन 2,501 है, 1 रुपया ज्यादा है सर, 1 करोड़ ज्यादा है या कुछ भी है, कितना सा चुन्नू सा फर्क पड़ेगा? क्या ये फर्क मटीरियल है या इमटीरियल है, ये तुम सोचोगे। तो आखिरी में डिटरमाइन करो कोई डिफरेंस है क्या, जैसा आपने सोचा था रिकॉर्डेड अमाउंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और अगर ये एक्सेप्टेबल है कि सर ये क्या है, थोड़ा सा ही तो है, ठीक है, 1.99 कुछ आ रहा है रेशो हमारा, 2:1 नहीं भी आ रहा तो 1.99:1 आ रहा है, दैट्स ओके, ये डिफरेंस एक्सेप्टेबल है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 1.5:1 आ गया, 1.75:1 आ गया, तो शायद ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो पहला सुटेबिलिटी, पहली चीज सुटेबिलिटी, दूसरा डेटा की रिलायबिलिटी, तीसरा एक उम्मीद, ठीक है, और चौथा उम्मीद को असलियत से भिड़ाओ और चेक करो कि एक्सेप्टेबल है क्या, जो डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल है क्या, है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। सैप, क्या सर आप बार बार हम बात करते हैं कि सर, ठीक है, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम, अब बार को कुछ और मत समझना, बार बार बोलते हैं कि ओनली एसएपी, ओनली टीओडी या बोथ, ऐसे बार बार बोलते हैं ना कि सिर्फ एसएपी करना है तो एसएपी कर लो, सिर्फ टीओडी करना है तो टीओडी कर लो, ठीक है। कब ऐसा होगा कि एसएपी करें, कब ऐसा होगा कि एसएपी करें, ऐसे तो हमारे मन में है तो सर हम कभी करेंगे ही नहीं, क्यों मेहनत बढ़ाएं। तो देखो बेटा, ये बातें पहले भी की हुई है कि एसएपी है ना मोर एप्लीकेबल, ये करेक्ट एंड करेक्ट के लिए बहुत बार आता है, एसएपी मोर एप्लीकेबल होता है जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, जब ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, नंबर, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, अमाउंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, that tend to be predictable over time. Applicability of SAP is based on expectation. एक एक्सपेक्टेशन बनाई थी ना, उस पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी कि क्या एक्सपेक्टेशन बनाई कि सर हमारे डेटा में कोई रिश्ता है और वो रिश्ता कंटिन्यू रहेगा आगे भी, जब तक कोई नॉन कंडीशन, कोई ऐसी शर्त नहीं मिल जाए जो इसको इसके खिलाफ में है, नहीं तो हमेशा ये जन्म जन्मांतर के रिश्ते रहेंगे। कौन सा सर पहला वाला पॉइंट था सुटेबिलिटी ऑफ सैप, तो सुटेबिलिटी किस पे निर्भर करेगी, ऑडिटर के जजमेंट पे करेगी। कई बार, जरूरी नहीं हर बार बहुत टेक्निकल फॉर्मूला लगाओ, कई बार अनसोफेस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल यानी कॉमन सेंस, कई बार ये कॉमन सेंस की बात कर रहा है, कॉनमैन नहीं। बहुत बार कॉमन सेंस भी काम कर देता है जो बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं कर पाते, ठीक है। वो सुना है ना, पेन इज माइटियर देन सोड, तो कई बार पेन काम कर जाता है यार, तलवारों की जरूरत नहीं होती है, तो कई बार अनसोफेस्टिकेटेड
प्रिडिक्टिव, जो प्रिडिक्ट कर सके, ऐसे मॉडल में भी इफेक्टिव हो सकता है ये मॉडल ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर इनटू रेट पर एम्प्लॉय विल गिव यू टोटल पेरोल कॉस्ट। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो। अब ऑब्वियसली अलग अलग एसएपी अलग लेवल के एश्योरेंस देंगे, कुछ ज्यादा अच्छे एश्योरेंस देंगे, कुछ कम अच्छे एश्योरेंस देंगे, अलग अलग फॉर्मूले हैं तो अलग अलग एश्योरेंस देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, जब रेंटल इनकम आपको बिल्डिंग की निकालनी है तो क्या करो, कितने अपार्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेंट क्या है इनटू वैकेंसी कितने खाली है। कई बार वो कम परसुएसिव ऑडिट एविडेंस भी दे देते हैं, लेकिन फिर सर जब कम परसुएसिव देते हैं तो उनको क्यों यूज करते हैं, सर ये सपोर्टिंग एविडेंस के काम करते हैं ना। चाहे हमें एश्योरेंस थोड़ा कम भी मिल रहा हो, लेकिन चाहे हमें एश्योरेंस कम भी मिल रहा हो, चाहे हमें एश्योरेंस कम भी मिल रहा हो, तब भी एक सपोर्टिव एई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है बट मे प्रोवाइड यूजफुल कोलैबोरेशन। ठीक है, इफ यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, इनके एग्जांपल आपको बेटा, जैसे इसका एग्जांपल क्या दिया है कि सर ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एज अ मींस फॉर कंफर्मिंग रेवेन्यू फिगर, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, आप रेवेन्यूज को अच्छे असली में चेक कीजिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, एक सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस के तौर पर काम किया जा सकता है। सर कौन सा सैप कब सुटेबल रहेगा, ये कैसे पता लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन असर्शन कैसा है और ऑडिटर को क्या लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। 2 बार 3 बार यहां से ही पढ़ लो, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, कितना भरोसा करें एनालिटिकल प्रोसीजर पे। क्या बोल रहा है, कितना, ये मैं पता है बेटा क्यों लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि एक बार ये समझ गए ना कि टॉपिक क्या है तो टॉपिक ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है, इसलिए लिखता हूं, नहीं तो मेरे को कौन सा मजा आता है। कितना भरोसा कर सकते हैं एसएपी पर। ठीक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स से। तो फॉलोइंग रेलेवेंट पॉइंट्स आर रेलेवेंट whether data is reliable for the purpose of designing SAP। पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ज्यादा बेहतर रहेगा अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से है, ऐसे 505 इंडिपेंडेंट सोर्स। दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा कंपेरेबल हो सके तो उतना बेटर है, तो इंडस्ट्री डेटा को आप यूज कर सकते हो कई बार। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए आपके पास और डेटा नहीं होता तो इंडस्ट्री डेटा को ले सकते हो। फिर तीसरा नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और चौथा कंट्रोल्स कितने तगड़े हैं, कंप्लीट एक्यूरेट एंड वैलिड है क्या। इन 4 चीजों पे डिपेंड करेगा कि क्या आप भरोसा एनालिटिकल प्रोसीजर पे कर सकते हो या नहीं। चलो, ये हमारा पहला पॉइंट था सुटेबिलिटी, याद है ना, 4 पॉइंट थे, ये पहला पॉइंट था। ये क्या हुआ, हाँ, पहला पॉइंट ये हमारा था सुटेबिलिटी। दूसरा पॉइंट हमारा था ये डेटा कितना रिलायबल है। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन। तीसरे पॉइंट में हम एक्सपेक्टेशन बना रहे थे ना बेटा, तो एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। तो क्या आप जो भी उम्मीद करते हो, क्या आपका रेशो आना चाहिए, कैसी ट्रेंड आनी चाहिए, क्यों जो भी फिगर है उसकी उम्मीद बनाइए। इस पे आप कैसे उम्मीद बनाओगे, आरओएमएम को ध्यान में रखोगे, एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सैप कैन बी प्रेडिक्टेड, कितने अच्छे से आप एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, कितना इंफॉर्मेशन को तोड़ सकते हो,
अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, क्या अवेलेबल भी है डेटा हमारे लिए, अवेलेबल भी है क्या इसके लिए। और फाइनली चौथा वाला क्या था बेटा, चौथा था हमारा डिफरेंस रिकॉर्डेड अमाउंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना अलग है, जो एक्सेप्टेबल भी है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये कैसे पता लगेगा सर, इन्फ्लुएंस होता है मटीरियलिटी और कंसिस्टेंसी, कितना आपको अश्योरेंस चाहिए, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अश्योरेंस चाहिए, क्या मटीरियलिटी आपने जो चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ी थी उसको सेट किया था। ऐसे 330 याद है क्या था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू असेस, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स है असेस रिस्क के लिए, तो इसने बोला है कि सर ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस प्राप्त करो, ठीक है, अगर रिस्क आरएपी में जो रिस्क आपने असेस किया है वो ज्यादा है, सीधी बात है, रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, जितना अमाउंट आप पहले एक्सेप्टेबल कर रहे थे ना बिना इन्वेस्टिगेशन के, वो कम होता जाएगा भाई, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा सहन शक्ति कम होगी ना रिस्क लेने की, ठीक है, गलतियां सहने की सहन शक्ति कम होगी। तो ये बात लिख देते हैं, ये कंफ्यूज कई बार बच्चे होते हैं, इजी, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे उस रिस्क को सहने की शक्ति यानी टॉलरेबल एरर बोलता हूं, क्योंकि ये वर्ड सुना है आपने, टॉलरेबल एरर कम होगा, सहने की शक्ति कम होगी, ये बोलना चाह रहा है। रिस्क बढ़ेगा तो रिस्क भाई एक बार आया चलो ठीक है, 2 आया, 5 आया, 10 आया, भाई डर लगेगा नहीं लगेगा, इतने सारे गड़बड़ियां होती जा रही है, कहीं सब कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। चलो फाइनली आपने हथियार लगा दिए, ठीक है, एसएपी लगाने के बाद, एसएपी लगाने के बाद जो आंसर मिल, उसका क्या करेंगे भाई, एसएपी लगा दिया, रेशियो लगा दिया, ट्रेंड लगा दिया, कुछ भी लगा दिया रे, उसके बाद जो आंसर मिला उस आंसर का क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या कोई फ्लक्चुएशन है, क्या ऐसे रिलेशनशिप है जो इनकंसिस्टेंट है या बहुत ज्यादा डिफर करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट से, गड़बड़ी मिल रही है, तीनों क्या है, गड़बड़ी मिली है, ठीक है, रिस्क ये एसएपी लगाने के बाद जो आंसर मिला उसमें क्या मिली, गड़बड़ी मिली, अच्छे मिले तो कोई बात ही नहीं है यार, क्या मिला, गड़बड़ी मिली, तब क्या करेंगे, अब हथियार ही लगाएंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे क्या हुआ, ऑब्टेन करेंगे और ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, और जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, और दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, इंक्वायरी वहां पे आ गई तो इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस यहां पे आएगा, अगर मैनेजमेंट अनेबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और ऑडिट एविडेंस नॉट एडिक्वेट है तभी अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, नहीं तो इंक्वायरी करके छोड़ देंगे, बस खत्म, इतना ही था, बस खत्म, क्योंकि जो लास्ट के 2 टॉपिक्स है वो सीए फाइनल के, ये बुक में भी लिखा हुआ है, यहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस वन शॉट ऑफ चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर फ्री के नंबर जो है वो खत्म होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वन शॉट जो हम लेके आने वाले हैं वो आई बिलीव चैप्टर 11 के लिए लेके आने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर देखना। थैंक यू, बाय 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 बाय।